वक्त सबका बदलता है। माधव गाजियाबाद से CBI के सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग समाप्त कर मोतिहारी आता है। अपने सारे उपयोगी सामानों को पैक कर अगले दिन मिथिला एक्सप्रेस पकड़कर हावड़ा के लिए रवाना होता है। वह इससे पहले कभी भी हावड़ा नहीं आया था। गाड़ी अगले दिन सुबह 6:30 बजे हावड़ा के प्लेटफॉर्म संख्या 13 पर रुकती है। वह कुछ देर सोचता है, हमारे मोतिहारी और बेतिया में मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म हैं, एक इस पार तो एक उस पार। सभी सवारियां ट्रेन से उतरते ही भागने लगती हैं, जैसे कि दूसरी ट्रेन पकड़नी हो। लोगों को भागता देख माधव भी भागना शुरू करता है। भीड़ के साथ भागते भागते वह भी स्टेशन से बाहर निकल जाता है। स्टेशन से निकलते ही उसका ध्यान हावड़ा ब्रिज पर पड़ता है। वह कुछ देर तक हावड़ा ब्रिज को देखता है, फिर उसके इतिहास पर जाता है। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर स्थित है, जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है और इसे बनाने में वर्ष 1937-1943 का समय लगा, जिसे अंग्रेजों ने अपने व्यापार को कलकत्ता तक बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया था। कालांतर में हावड़ा ब्रिज का नाम बदलकर बंगाल के कवि, समाज सुधारक और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से रख दिया गया। माधव हुगली नदी के ऊपर बने इस खूबसूरत ब्रिज की खूबसूरती देखना चाहता था, इसलिए वह रोड क्रॉस कर सीधे दूसरी तरफ, जहां घाट बना है, वहां जाता है। घाट पर छोटी बड़ी आकर्षक स्टीमर लगी हुई हैं और हुगली नदी के बीचों बीच कुछ छोटे छोटे जहाज, जो हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। घाट से हावड़ा ब्रिज पूरा का पूरा दिखाई दे रहा था और उस पर चलते वाहन सरसर निकल रहे थे। सामने की तरफ देखा तो कोलकाता की खूबसूरती लाजवाब दिख रही थी। घाट से लौटकर माधव सीधे प्रीपेड टैक्सी की लाइन में लग गया। काउंटर से लेकटाउन का टिकट लेकर टिकट पर छपे नंबर से अपनी टैक्सी का नंबर मिलानकर वह टैक्सी में बैठा। जब टैक्सी हावड़ा ब्रिज से होकर जाने लगी तो वह अपनी मुंडी बाहर निकालकर हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती नजदीक से देखने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर उसकी इस हरकत को देखकर कहता है, भैया अपनी मुंडी बाहर न निकालें, नहीं तो आपकी मुंडी गंगा हुगली में बहती हुई नजर आएगी। यहाँ पर 1 इंच के फासले पर गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये सुनते ही माधव अपनी मुंडी अंदर कर लेता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह अपने दोनों हाथों को अपने सीने के ऊपर रख देता है। फिर एक लंबी सांस लेता है और बैग से पानी की बोतल निकालकर पीता है। कुछ देर बाद वह देखकर हैरान हो जाता है कि एक बस 1 इंच के फासले से टैक्सी को क्रॉस करते हुए सरसर निकल गई। टैक्सी MG रोड, फिर RG मेडिकल कॉलेज होते हुए सीधे लेकटाउन पहुंचती है। अगले दिन माधव सुबह 8:47 बस पकड़कर सीधे बेलगाछिया मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। पीठ पर एक छोटा सा बैग, चेहरे पर डर के साथ सीढ़ियों के सहारे वह जमीन के नीचे पहुंचता है। फिर टिकट काउंटर की तरफ जाता है। काउंटर पर कोई नहीं था, पर काउंटर के बाहर एक आदमी ब्लू शर्ट, जिसके कंधों पर गोल्डन रंग की 3 लकीरें, ब्लू पैंट और एक गंदा जूता पहने था, जैसे ATM की रखवाली करने वाले गार्ड की यूनिफॉर्म होती है। वह आदमी एक लेडी RPF स्टाफ के साथ गप्पे मार रहा था। माधव ने सीधे यूनिफॉर्म वाले गार्ड से पूछा, गार्ड साहब क्या कोई काउंटर पर है? वह माधव की ओर देखता है और क्रोधित होकर कहता है, क्या मैं गार्ड जैसा लगता हूँ? आदमी घूरता हुआ काउंटर के अंदर जाता है। माधव को लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी। उसने रेलवे कर्मचारी के सीने पर लगी नेम प्लेट देखी, जिस पर लिखा था दीपांकर बागची, यातायात सुपरवाइजर, मेट्रो रेल, कोलकाता। फिर माधव ने कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहली बार मेट्रो में आया हूँ, इसलिए समझ नहीं पाया कि आप रेलवे कर्मचारी हैं। आपकी यूनिफॉर्म देखकर आपको जज किया, इसलिए सॉरी। आपको कहाँ जाना है? हिंदुस्तानी। काउंटर से आवाज आई। हिंदुस्तानी शब्द सुनकर माधव को आश्चर्य हुआ। माधव 1 सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या ये पाकिस्तान है, जो ये बंदा मुझे हिंदुस्तानी कहकर संबोधित कर रहा है। दरअसल बंगाल में हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहकर संबोधित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सर मुझे निजाम पैलेस जाना है, जहां CBI का ऑफिस है। बुकिंग वाले ने एक टोकन माधव को देते हुए कहा, आप रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, वहां से निजाम पैलेस नजदीक ही है।
माधव प्लेटफॉर्म के एंट्री गेट के सामने पहुंचता है। उसके हाथ में एक गोल्ड टोकन है, पर वह नहीं समझता है कि इसका क्या करना है। माधव थोड़ी देर देखता है कि अन्य पैसेंजर इस टोकन का क्या करते हैं। अन्य पैसेंजर टोकन को टोकन स्लॉट में टच करते हैं और FC गेट खुल जाता है। माधव भी वैसा ही करता है और प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश करता है। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। शांत वातावरण और मधुर स्वर में CD में गाती बंगाली महिलाओं की मधुर आवाज। माधव ट्रेन में चढ़कर खुद को काफी खुशनसीब समझने लगता है। आज ट्रेन पर चढ़ने की उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। पीछे से कोई एक धक्का देता है और माधव गिरते गिरते एक औरत का हाथ पकड़ लेता है और सॉरी कहता है। फिर जाकर गेट बंद हो जाता है। फिर श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन आता है। कुछ पैसेंजर उतरते हैं तो 10 गुना ज्यादा पैसेंजर चढ़ते हैं। ट्रेन में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। फिर MG रोड मेट्रो स्टेशन आता है और बहुत सारे पैसेंजर चढ़ते हैं, जिससे भीड़ और भी बढ़ जाती है और धक्का मुक्की होने लगती है। वातानुकूलित ट्रेन में माधव को पसीने छूटने लगते हैं। वह अब बार बार अपना हाथ पैंट की जेब में रखे हुए पर्स पर रखता है कि कोई जेब न काट ले। कुछ देर बाद एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन आता है और ज्यादातर पैसेंजर उतर जाते हैं। माधव कुछ राहत की सांस लेता है और उसे वह औरत अपनी सीट देकर उतर जाती है। जब ट्रेन मैदान स्टेशन पार करती है तो ट्रेन में स्पीकर से आवाज आती है कि कवि सुभाष जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन रविंद्र सदन है, जिसके दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। माधव ये सुनकर गेट की तरफ बढ़ता है। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन आता है और वह उतर जाता है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक RPF स्टाफ से पूछता है कि निजाम पैलेस किस तरफ से जाना है। RPF जवान रविंद्र सदन के साउथ गेट की तरफ इशारा करता है। माधव साउथ गेट से बाहर निकल जाता है। वह सबसे पहले चाय पीता है। फिर चाय वाले से पूछता है, भैया निजाम पैलेस किस तरफ है? चाय वाले ने कहा, भैया आप टैक्सी पकड़ लो और सीधे निजाम पैलेस। माधव टैक्सी पकड़कर CBI ऑफिस पहुंच जाता है और DSP के केबिन के बाहर जाकर कहता है, मे आई कम इन सर? यस कम इन जेंटलमैन। मैं सब इंस्पेक्टर माधव पासवान। कहते हुए वह अपना अपॉइंटमेंट लेटर DSP को सौंपता है। माधव, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। चलो मैं तुमको सभी से मिलवाता हूँ। ये कहते हुए DSP माधव को लेकर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं और ऑफिस के सभी कर्मचारियों के बीच उपस्थित होते हैं। ये हैं सब इंस्पेक्टर माधव पासवान। आज से यह हमारे साथ काम करेंगे। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। DSP की बात सुनकर सभी कहते हैं, वेलकम टू CBI मिस्टर माधव। माधव सबको धन्यवाद कहता है। फिर एक इंस्पेक्टर संजय बोस माधव को अपने साथ लेकर अपने केबिन में जाता है। तो मिस्टर माधव, आपने पेड पिकनिक का आनंद लिया या वहां से बहुत कुछ सीखा? मैं कुछ समझा नहीं सर, माधव ने आश्चर्य के साथ कहा। अरे माधव, यानी आपने ट्रेनिंग को हनीमून की तरह लिया या कुछ सीखा भी? आप घबराए नहीं, ट्रेनिंग को सभी हल्के में लेते हैं। हमने भी हल्के में लिया। सब इंस्पेक्टर की अवधि जो होती है उसे हम हनीमून अवधि मानते हैं, क्योंकि कम जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां तब आती हैं जब आपको कोई केस सौंपा जाता है, अन्यथा बड़े मामलों में केवल सहायक का काम प्रदान किया जाता है। सर, मैं पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना चाहता हूँ। माधव की बात सुनकर इंस्पेक्टर संजय घोष हंसना शुरू कर देता है। फिर कहता है, यहाँ सब ईमानदारी के साथ ही काम करते हैं। आपको यात्राएं पसंद हैं। अगर यात्राएं पसंद न हो तो ये काम आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि इस नौकरी में यात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिन लोगों को यात्राएं और कठोर परिश्रम पसंद नहीं है, वे इस नौकरी को छोड़ देते हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, ये सरकार के ईमानदार विभागों में से एक है। कोई भी संस्थागत भ्रष्टाचार यहाँ अन्य विभागों की तरह नहीं है, जैसे आबकारी, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क आदि विभागों में है। लोग इस नौकरी की तुलना अन्य नौकरियों से करते हैं, क्योंकि अन्य विभागों में वे बहुत कम काम करते हुए
रिश्वत लेते हैं। सी बी आई में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी नो ऊपर की कमाई। इस पर माधव कहता है, सर मैं यहाँ काम करने आया हूँ और आपका सहयोग मिला तो एक अच्छा सी बी आई कर्मचारी बनकर खुद को साबित कर सकता हूँ। नी माधव, जीवन एक अनुभव है। हम सभी नई चीजें सीखना चाहते हैं। हम अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं। प्रत्येक इंसान एक न एक तरह से मुजरिम होता है। आप इस नौकरी में जान सकते हैं लोगों की मानसिकता किस तरह की होती है, कौन कहां कैसे जुर्म करता है। यह आप जब देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन सब चीजों को देखने व समझने के लिए हमें काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की अनैतिक अतिरिक्त आय की तलाश में अगर आप नहीं हैं तो यह आपके लिए काम है। यह एक ऐसी नौकरी है जब आप किसी को अपना परिचय देते हैं तो आपको उचित सम्मान मिलता है। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहला दिन नौकरी के बारे में समझते हुए ही बीत गया। शाम 5 बजे के करीब माधव ऑफिस से निकला और सीधे रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंचा। टिकट काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वह देखता है कि काउंटर 4 हैं पर सिर्फ 2 ही खुले हैं। बुकिंग काउंटर पर उपस्थित मेट्रो कर्मचारी तेजी से टोकन निकाल रहे हैं, फिर भी पैसेंजर बंगला भाषा में बुकिंग स्टाफ को कुछ न कुछ गालियां बक रहे हैं, जैसे कि साला जल्दी हाथ चाला, आमादेर टाका दिए तो देर घर चले, यानी कि साला जल्दी हाथ चलाओ, हमारे पैसों से तुम लोगों का घर चलता है। माधव को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पैसेंजर बुकिंग कर्मचारी को सामने से गालियां क्यों दे रहे हैं, जबकि कर्मचारी पैसेंजर पर बिना रिएक्ट किए अपना काम ठीक ढंग से कर रहे थे। जिन जिन पैसेंजरों को टोकन मिल चुका था वे तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ने लगे। माधव ये देखकर सोचता है कि इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है, जबकि प्रत्येक 5 मिनट पर ट्रेन है। वह काउंटर पर 100 रुपए देकर बेलगाछिया का 8 रुपए वाला टोकन लेता है और सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। शाम के 6:30 बज चुके थे, यानी लोगों के ऑफिस से अपने घर जाने का समय। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ लगी हुई थी। माधव ने 2 ट्रेनें छोड़ दी, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। वह ज्यादा न सोचते हुए अगली ट्रेन में चढ़ गया। चूंकि भीड़ अत्यधिक थी और माधव को भीड़ में सफर करने की आदत नहीं थी, पीछे के पैसेंजरों से धक्का मिलने पर वह किसी तरह बुजुर्गों की सीट के सामने खड़ा हो पाया। बुजुर्गों की सीट के थोड़े फासले पर एक लड़की दीवार पर अपनी पीठ सटाकर कानों में ईयरफोन लगाकर शायद गाना सुन रही थी। लड़की गुलाबी रंग की जीन्स, सफेद टी शर्ट और आंखों में सनग्लास लगाए अपनी ही धुन में थी। जैसे ही एस्प्लेनेड स्टेशन आता है, पैसेंजरों की एक बड़ी संख्या अंदर घुसती है, जिससे माधव एक धक्के में लड़की के आमने सामने हो जाता है। उसने अपने आप को संभालना चाहा, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह टस से मस भी न हो पाया। उसने किसी तरह पीछे अपने एक हाथ से बुजुर्गों की सीट के ऊपर लगी रॉड को पकड़ा। जैसे ही स्टेशन आता और ट्रेन का पहिया रुकता, उसकी छाती भी लड़की के उभारों में जाकर सट जाती। उसे वातानुकूलित ट्रेन में भी पसीने छूट रहे थे। लड़की भी खुद को समंजन करने की कोशिश कर रही थी, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। लड़की 1-2 बार समंजन स्थापित करने के लिए माधव की ओर इशारा करती है। माधव ने भी इशारों में कहा कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर लड़की आराम से बिना खुद को समंजित किए गाना सुनती रही। जैसे ही सेंट्रल स्टेशन आता है, माधव झुककर पूरा लड़की से सट जाता है, जिससे अब उसका चेहरा और लड़की के चेहरे में सिर्फ 2 इंच का फासला रह जाता है। जैसे ही MG रोड स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है, बहुत पैसेंजर उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। लड़की अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोलती है, दादा एक टू चापुल। माधव को बात समझ में नहीं आती है। फिर लड़की बोलती है, थोड़ा खिसकिए, मैं पूरी तरह दब चुकी हूँ। ट्रेन श्याम बाजार स्टेशन पार कर चुकी थी। बाद वाला स्टेशन बेलगाछिया था, जहाँ माधव को उतरना था, पर माधव खुद को समंजन ही करता रहा, जिससे ट्रेन बेलगाछिया स्टेशन पार कर गई। कुछ देर बाद जब ट्रेन टर्मिनल से निकलती है तो उसका ध्यान कांच लगी खिड़की की तरफ पड़ता है और बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई पड़ती हैं, जिससे कि वह अचंभित हो जाता है और लड़की से पूछ बैठता है, मैम कौन सा स्टेशन आ रहा है? लड़की माधव की ओर देखती है, फिर कहती है, दादा दमदम स्टेशन आजचे, आपनी कोथाए नामतेन।
यानी दमदम स्टेशन आ रहा है, आप कहाँ उतरने वाले थे? माधव दमदम स्टेशन का नाम सुनकर घबरा जाता है। ओह शिट, मुझे बेलगाछिया उतरना था। माधव की बात सुनकर लड़की बोलती है, आपने की कोलकाता मेट्रो ते प्रथम बार चोरे छे। इस बात पर माधव कहता है, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। फिर लड़की बोलती है, आप क्या पहला बार मेट्रो में चढ़े हो? माधव लड़की की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं पहली बार कोलकाता मेट्रो से सफर कर रहा हूँ। बंगाली लोग हिंदी तो समझते हैं पर बोल नहीं पाते। माधव दमदम उतरता है, फिर से टोकन लेकर बेलगाछिया चला जाता है।